Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In this video, we are going to cover all the important topics from the impressive web designing chapter that will help you to have a clear understanding of the advanced web designing chapter. So let us begin. Firstly, we are going to discuss the components of the web. Components of web में we are going to discuss some basic terminologies. तो पहला टर्म जो है वो है वेब पेज. अब वेब पेज क्या होता है? एक सिंगल पेज ऑफ योर वेबसाइट वेब पेज होता है. ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम लोग किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए लिखते हैं. वहां पे वीडियोस हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है. This is nothing but a web page, a simple text file which is created using HTML. Usually हम हमारे जो web pages होते हैं वो HTML के जरिए ही डिजाइन करते हैं. Then what is a website? Collection of interlinked web pages. It is called as website. इसका मतलब जब बहुत सारी वेब पेजेस एक साथ आ जाते हैं, उसे बंडल कर दिया जाता है, उसे हम लोग वेबसाइट कहते हैं. अभी वेब पेज और वेबसाइट को आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर कर सकते हो. अगर आप अपनी आईटी की टेक्स्ट बुक देखोगे तो वो पूरी जो टेक्स्ट बुक है या कोई भी एक सब्जेक्ट की बुक अगर आप देख लोगे तो वो बुक जो है दैट इज नथिंग बट अ वेबसाइट. ठीक है. एंड अगर आप सिंगल पेजेस देखोगे तो वो सिंगल पेजेस जो है दैट इज नथिंग बट अ वेब पेज. ठीक है. क्योंकि उसमें आपने देखा होगा आपकी हर एक पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक में किसी भी सब्जेक्ट का इमेजेस रहता है, टेक्स्ट रहता है. तो दिस इज नथिंग बट अ वेब पेज. ठीक है. उसके बाद देन वी हैव वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर. अभी तीन ऐसी टर्मिनोलॉजीज है वेब में जो बहुत कंफ्यूज करती है लोगों को. इन माय इनिशियल स्टेजेस आल्सो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी बिटवीन थ्री टर्म्स दैट इज सर्च इंजन जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर. तो इन तीनों के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है. अगर आप इन तीनों को एग्जाम्पल्स के जरिए पढ़ोगे तो वो ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा. सर्च इंजन क्या रहता है? सर्च इंजन मतलब क्या? गूगल. गूगल आपकी एक सर्च इंजन है. तो सर्च इंजन आपको वर्ल्ड वाइड वेब में इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए यूजफुल होती है. सर्च इंजन में आप क्या करते हो? आप गूगल पे जाते हो, सर्च बार में कुछ भी जो आपको चाहिए रहता है आप क्या करते हो? उसे टाइप करते हो. तो सर्च इंजन बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब में जहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वहां से आपकी डिजायर्ड रिजल्ट सर्च करने के लिए आपको बस मदद करती है. तो अगर सर्च इंजन नहीं होता था तो क्या होता था? अगर सर्च इंजन नहीं होता था तो आपको वेबसाइट्स के जो यूआरएल्स है वो याद रखने पड़ते थे जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता था. अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर आपको सर्च करना है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तो आप बस जाते हो गूगल पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन सर्च करते हो एंड आपके सामने वो ही वेबसाइट्स आ जाती है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है. अगर सर्च इंजन नहीं होता था तो आपको याद रखना पड़ता था कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी एंड वहां पर जाके आपको उस पूरे वेबसाइट का यूआरएल जो हम अभी देखने वाले हैं क्या होता है वो टाइप करना रहता था. बट अभी आप क्या करते हो? जस्ट जाते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन, बाजू में विकिपीडिया लिख दोगे तो आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी. सो ये काम करती है आपकी सर्च इंजन. आपको बस जो सर्च करना है वो आप टाइप करते हो अपनी सर्च इंजन में कीवर्ड्स वगैरह यूज करके. अब वेब ब्राउजर क्या रहता है? वेब ब्राउजर जो रहता है, अभी आपको पता है आप जब सर्च इंजन में कुछ टाइप कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? अपनी रिक्वेस्ट को भेज रहे हो, राइट? आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमें ये चीज चाहिए. अब आपकी रिक्वेस्ट किसी के पास जानी चाहिए, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना. तो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कौन करता है? वेब सर्वर करता है. अभी वेब सर्वर बेसिकली क्या करता है? ये एक एप्लीकेशन है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करता है. ठीक है. रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है एंड आपने जो भी रिक्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपके सामने वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है. आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड होता है.
तो ये सारा डेटा एक्चुअली में किधर स्टोर किया जाता है? वेब सर्वर पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। जो भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा रहता है वो हम लोग किधर स्टोर करके रखते हैं? वेब सर्वर पे स्टोर करके रखते हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वाला वेब सर्वर होता है। अब हमें पता है, देखो अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वहां पे अगर आपको फॉरेन वो पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए रहता है। वैसे ही हमें पता है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स 1 या 0 समझता है। वैसे ही वेब हमने जब सर्च इंजन में एंटर किया था, हमने हमारी नेटिव लैंग्वेज में किया होगा, इंग्लिश में किया होगा, हिंदी में किया होगा, तो वेब सर्वर तो वो भाषा नहीं समझता है। तो वे आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको कम्युनिकेट करने का काम, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट को, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट को वेब सर्वर तक लेके जाने का काम कौन करता है? आपका वेब ब्राउजर करता है। तो वेब ब्राउजर बेसिकली आपने जो सर्च किया है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन या रोज के इमेजेस, वेब ब्राउजर क्या करेगा? वेब ब्राउजर जो रहेगा वो वेब सर्वर को ढूंढेगा कि ऐसी कौन सी वेबसाइट का वेब सर्वर है जो रोज के इमेजेस, जिसके पास रोज के इमेजेस सेव्ड है, जिसके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन का डेटा सेव्ड है, वो उस वेब सर्वर को ढूंढेगा एंड आपके सामने लेकर आएगा। तो आपकी रिक्वेस्ट को वेब सर्वर तक कम्युनिकेट करने का काम करता है आपका वेब ब्राउजर। बेसिकली वेब ब्राउजर लिंक के जैसे एक्ट करता है बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ आपका जो सर्वर है, उन दोनों के बीच में एज अ लिंक एक्ट करेगा। अभी वेब सर्वर के बिना आप अपने वेब पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकते। किसी भी वेबसाइट या वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए आपको वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू व्यू द वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अगर मैं आपको ये तीनों को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाती हूँ सो दैट यूल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तीनों चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपने क्या किया, आप गूगल पे गए, ठीक है, आपने गूगल पे गए और आपने सर्च किया सोलार सिस्टम। तो ये सर्च किया आपने, ठीक है, तो ये काम आपने किधर किया? सर्च इंजन पे किया, गूगल पे किया। अभी आपके वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल्स क्या होता है आपको पता होगा? गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी नहीं है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स है वेब ब्राउजर के, ठीक है। आपने सोलार सिस्टम ऐसा सर्च किया, ये आपकी क्या है? रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये सोलार सिस्टम आपकी रिक्वेस्ट है। अब आपकी इस रिक्वेस्ट को पहुंचाना है हमें वेब सर्वर तक। तो वेब ये रिक्वेस्ट हम कैसे पहुंचाएंगे वेब सर्वर तक? वेब ब्राउजर के जरिए पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो वेब ब्राउजर रहेगा वो आपकी रिक्वेस्ट को वेब सर्वर तक पहुंचाएगा। वेब ब्राउजर क्या करेगा? वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब पे जाएगा, ठीक है। वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब में ऐसे वेब सर्वर्स के लिए ऐसे वेब सर्वर्स को ढूंढेगा जो सोलार सिस्टम की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखे हैं। वंस उसने ऐसे वेब सर्वर को ढूंढ लिया है, वेब सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे एंड आपके सामने वो वेबसाइट्स को डिस्प्ले करेंगे जिसमें सोलार सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर ने क्या किया? आपकी रिक्वेस्ट को वेब सर्वर तक कम्युनिकेट करने का काम किया। अब आपके सामने वो वेबसाइट्स आ गई, ठीक है, वेबसाइट्स आ गई जिसमें आपके पास सोलार सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आपको उन वेबसाइट्स को खोलना है ना, तभी भी आपको वेब ब्राउजर की मदद लगेगी, ठीक है। तो वेब सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और आपकी रिक्वेस्ट्स को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करता है। वेब ब्राउजर आपकी रिक्वेस्ट को वेब सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है, लिंक के जैसे एक्ट करता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर मशीन। किसी भी वेब पेजेस को एक्सेस करना है तो वेब ब्राउजर की जरूरत लगती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बीच में आपको अच्छे तरह से डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। अभी आप सर्च इंजन के बारे में डिटेल में सेकेंड चैप्टर डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ने वाले हो। आई होप the difference between web browser and web server and search engine is very clear। आप तीनों, अगर आप सर्च इंजन और वेब ब्राउजर को एग्जाम्पल्स के जरिए याद रखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ वो किस काम के लिए यूज होता है। तो आपका जो दूसरा टर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
अभी मैंने जैसे आपको कहा कि आप अपनी वेब पेज को और वेबसाइट को एक बुक के जरिए कंपेयर कर सकते हो कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक आपकी वेबसाइट है एंड उसके इंडिविजुअल पेजेस आपकी वेब पेज है। वैसे ही आपने देखा होगा कि हर एक पेज का एक अलग से पेज नंबर होता है, राइट? जिसकी वजह हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का अलग पेज नंबर होता है या लेसन नंबर होता है, जिसकी वजह से उसे एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। हम भी हमारा अलग अलग एड्रेस रहता है, राइट? हम अपने जो घर पे रहते हैं हमारा सबका अलग अलग एड्रेस रहता है। तो वो एड्रेस अगर हम लोगों ने टाइप किया या वो जैसे अगर हम कैब बुक कर रहे हैं तो आपने अगर अपने ओला में या उबर में आपने अपना एड्रेस डाला तो आप अपने घर तक पहुंच जाओगे, राइट? वैसे ही हर वेबसाइट का और हर वेब पेज का एक अलग एड्रेस रहता है जिसे हम लोग यूआरएल कहते हैं, जो कि होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सबका अलग अलग रहता है। आप अगर अपनी सर्च इंजन में वो एड्रेस को डालते हो ना, तो आप उस वेबसाइट पर या वेब पेज पर क्या हो जाओगे, ट्रांसफर हो जाओ, मतलब वहां पे आ जाओगे, ठीक है? तो ये होता है आपका यूआरएल। अपने टेक्स्ट बुक में भी जैसे अलग अलग पेज नंबर्स होते हैं, लेसन नंबर्स होते हैं, या एक इमेज में भी आप नीचे देखोगे 3.5, 4.7 ऐसे इमेज नंबर्स होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी मिलता है। वैसे ही यहाँ पर वेबसाइट्स और वेब पेजेस को यूनिक आइडेंटिटी कौन प्रोवाइड करता है? यूआरएल प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करती हूँ जिससे आपको वेब पेज, वेबसाइट और यूआरएल ये तीन टर्म्स जो है वो एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अभी आपके सामने मैंने क्या खोल के रखा है? माइक्रोसॉफ्ट बिंग खोल के रखा है, मतलब मैंने सर्च इंजन खोल के रखा है। अब मैं सर्च इंजन में जाती हूँ और मैंने Amazon टाइप किया। अब अगर मैं Amazon की इस वेबसाइट पे गई तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऑप्शंस है। अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ से ही मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसे भी कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हो Amazon की ये क्या है? वेबसाइट है। और ये क्या है? उसके डिफरेंट वेब पेजेस है, ठीक है? जैसे कि ये जो है Amazon का होम पेज हो सकता है, मेन पेज हो सकता है। तो ये सारे क्या है? वेब पेजेस है, सिंगल पेज है किसी भी वेबसाइट के। और आप देख सकते हो ये क्या है? इंटरलिंक्ड है। जैसे यहाँ पे मैं रखती हूँ तो ये कर्सर जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये आइडेंटिटी है कि ये आपका क्या है? वेब पेजेस जो है वो इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से हाइपरलिंक के जरिए कनेक्टेड है। अभी हाइपरलिंक क्या होता है वो आप आगे डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है? तो Amazon आपकी एक वेबसाइट है और ये जो है आपके इंडिविजुअल वेब पेजेस है जो एक साथ कनेक्टेड है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे सर्च बार में ये क्या आ रहा है? तो ये क्या है? यूआरएल है, आपकी Amazon की वेबसाइट का यूआरएल है, एड्रेस है। अगर आप इस यूआरएल को कॉपी करते हो और सर्च इंजन में जाके ये ही पेस्ट करोगे ना, तभी भी आपके सामने Amazon की वेबसाइट खुल जाएगी। तो Amazon टाइप करो जो कि एक डोमेन नेम है, या इसका पूरा यूआरएल टाइप करो, बात सेम ही है, आपके सामने Amazon की वेबसाइट खुलने वाली है, ठीक है? ऐसे ही वेब पेजेस के भी डिफरेंट यूआरएल्स होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस पेज का यूआरएल है, ठीक है? ये एक दूसरे पेज का यूआरएल है और सबके यूआरएल्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं। सो एज यू कैन सी ये सबके जो यूआरएल रहेंगे वो डिफरेंट रहते हैं। तो अगर सर्च इंजन नहीं रहता था तो आपको सारे वेब पेजेस के और वेबसाइट्स के यूआरएल याद रखने पड़ते थे, इतने बड़े बड़े, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है? सर्च इंजन अगर नहीं रहता था तब, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको ये 5 टर्म्स क्लियर होंगे। अब वी आर कमिंग टू HTML, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। HTML है क्या एग्जैक्ट? HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा है, सी है, C++ है। वैसे ही HTML भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स या वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है? एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। HTML डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड इन एनी टेक्स्ट एडिटर। जैसे हम लोग अभी अगर हमारे HTML के कोड्स लिखेंगे तो हम नोटपैड में लिखते हैं, वैसे ही आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हो। एंड इसे ओके हम आप आगे जाके देखोगे कि अगर आपके HTML कोड्स को आपको एग्जीक्यूट करके देखना है तो आपको ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो ये था HTML की HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए यूज होती है।
अभी मैंने ये सारी टर्म्स को बहुत ज्यादा टाइम देके समझाया है बिकॉज ये बेसिक है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली चैप्टर है किस बारे में। आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है तो आपको पता होना चाहिए वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है। इसलिए मैंने इन्हें ज्यादा टाइम देके आपको अच्छे से समझाया है। आई होप ये सब क्लियर होंगे। अब हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक स्पेसिफिक पैटर्न या तरीका रहता है जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, वैसे ही एचटीएमएल को भी लिखने का एक स्पेसिफिक पैटर्न है। आपकी जो एचटीएमएल लैंग्वेज है वो एचटीएमएल टैग्स के जरिए लिखी जाती है। अब ये एचटीएमएल टैग्स क्या है? ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई भी कीवर्ड जो आप इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो forms a part of your HTML language, ठीक है। अभी it is very important to note कि आपके जो HTML tags है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं है और केस सेंसिटिव क्या होता है? अभी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। इसका मतलब अगर आपने एक चीज अपर केस में लिखी और वही चीज अगर आपने लोअर केस में लिखी तो वो जो चीजें हैं दोनों चीजें अलग अलग मानी जाती है। जैसे जावा में ऐसा होता है, बट हमारी HTML केस सेंसिटिव नहीं है, वो केस इनसेंसिटिव है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइटल लोअर केस में लिखा है और यहाँ पे अपर केस में लिखा है। सिमिलरली यहाँ मैंने बॉडी को अपर केस में लिखा है और यहाँ पे लोअर केस में लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? यहाँ पे मेरा टाइटल टैग क्लोज नहीं होगा क्या? मेरा सिंटैक्स गलत है क्या? अच्छे तरह से आउटपुट नहीं आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो HTML लैंग्वेज है वो केस इनसेंसिटिव है। इसका मतलब कि आप भले अपर केस में लिखो लोअर केस में लिखो वो सेम ही माना जाता है। उससे आपकी कोडिंग में कुछ भी फर्क नहीं आने वाला है। अभी आप कोई भी पेज को अगर HTML के जरिए डिजाइन करते हो तो वो पेज जो रहता है वो 2 सेक्शंस में बटा हुआ पेज रहता है। जैसे अगर मैं इसे एक HTML पेज के जैसे HTML पेज जैसे मान के चलूं तो आपका जो HTML पेज रहता है वो हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन में बटा हुआ रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा हेड सेक्शन है एंड ये मेरा बॉडी सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर आपके पास टाइटल रहता है एंड बॉडी सेक्शन के अंदर आप अपना जो मेन कंटेंट होने वाला है वेब पेज का वो लिखते हो। अभी आगे जाके हम ये सारे टैग्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आपके जो HTML टैग्स रहते हैं वो 2 टाइप के रहते हैं, कंटेनर या पेयर्ड टैग्स और एम्प्टी या स्टैंड अलोन या सिंगुलर टैग्स। अभी बस नाम बहुत सारे हैं बट जो काम करते हैं या दोनों का जो नेचर है वो सेम ही है। अब मतलब कंटेनर और पेयर्ड टैग एक ही है, एम्प्टी, स्टैंड अलोन और सिंगुलर टैग एक है। कंटेनर या पेयर्ड आप नाम पढ़ के ही समझ गए होंगे, पेयर्ड। तो पेयर्ड टैग्स में क्या होता है? ऐसे टैग्स जिन्हें क्लोजिंग की भी जरूरत पड़ती है, ऐसे टैग्स जिन्हें एंडिंग या क्लोजिंग की भी जरूरत पड़ती है उन्हें हम लोग कंटेनर या पेयर्ड टैग्स कहते हैं। अभी टैग को शुरू तो हमें हमेशा करना ही रहता है बट ऐसे कुछ ही टैग्स रहते हैं जिसे हमें क्लोज भी करना पड़ता है। तो वैसे टैग्स को हम लोग क्या कहते हैं? पेयर्ड टैग्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसे इंटरप्रेट करके बताऊं तो ये टैग आप बताएगा कि आपका हेड सेक्शन शुरू हो गया है एंड ये टैग बताएगा कि आपने अपना हेड सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है। अभी क्लोजिंग टैग कैसे लिखा जाता है? जैसे आपके स्टार्टिंग टैग लिखोगे वैसे ही क्लोजिंग टैग लिखना रहता है, बस पीछे एक क्या देना पड़ता है? बैकस्लैश देना पड़ता है। वैसे ही एम्प्टी या स्टैंड अलोन सिंगुलर टैग्स एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ये अलोन है, इन्हें कुछ भी एंडिंग की जरूरत नहीं है, इन्हें बस बिगिनिंग में डाला जाता है और इसे क्लोज नहीं किया जाता है। दे डू नॉट रिक्वायर क्लोजिंग और एंडिंग टैग। जैसे कि इमेज टैग हो गया, ब्रेक टैग हो गया। आप आगे पढ़ोगे कि ब्रेक टैग क्या होता है। अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो एंड यहाँ पर आपने ब्रेक टैग डाला तो ब्रेक टैग डालने के बाद आप जो भी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली आपका बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पर क्या होता है? डिस्प्ले होता है। तो दिस इज नथिंग बट योर ब्रेक टैग। एंड इमेज टैग इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये ऐसी टैग्स है जिन्हें क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती है। अभी आपका जो HTML का पेज होता है वो हमेशा HTML टैग से शुरू होता है। ये आपका जो HTML टैग है वो इंडिकेट करता है कि आपने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को HTML लैंग्वेज के जरिए लिखा है। आपने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा होगा, आपका जो फर्स्ट टैग रहेगा वो हमेशा HTML टैग ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास है हेड टैग।
अभी हेड टैग आपने देखा होगा, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग भी आता है। हेड टैग जो रहता है वो किसी आपके पेज को हेडिंग देने के लिए यूज होता है, एंड आप जो भी हेडिंग दोगे ना हेड टैग के अंदर लिखने के बाद, वो आपके एक्चुअल वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता है। तो अगर डिस्प्ले नहीं होता है तो उसके लिए क्या जरूरत है वो लिखने की? तो आप वो डिजिटल मार्केटिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ोगे कि किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए आपके ये जो हेडिंग और टाइटल टैग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो भले ही वो हमारे एक्चुअल वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता हो, बट ये एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइटल टैग, एज आई ऑलरेडी सेड कि वो हेड टैग में इंक्लूडेड होता है, एंड इसका जो टाइटल रहता है, आप जो भी अपने वेब पेज को टाइटल दोगे वो टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है। देन वी हैव बॉडी सेक्शन। अभी आप देख सकते हो ये सारे, ये चारों जो भी टैग्स है, आपके जो बेसिक टैग्स है HTML के, ये सारे आपके कंटेनर या पेड टैग्स है। ठीक है, आपकी बॉडी सेक्शन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको आपके वेब पेज पे जो मेन डेटा डिस्प्ले करना है वो आप बॉडी सेक्शन में लिखते हो। ठीक है, अभी आपने मेरी प्रीवियस स्लाइड में देखा होगा, अगर नोटिस किया तो मैंने जो फर्स्ट लाइन लिखी थी वो ये थी, डॉक टाइप HTML। इसका क्या मतलब होता है? अभी ये एक डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन है। व्हाट डू आई मीन बाय डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन इज दैट आपका जो डॉक टाइप HTML होता है वो एक HTML टैग नहीं होता है, वो एक डिक्लेरेशन होता है, वो फर्स्ट लाइन होता है किसी भी HTML पेज का, जो आपके वेब ब्राउजर को बताता है कि व्हाट वर्जन ऑफ HTML यू आर यूजिंग। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट को वो वेब ब्राउजर को बताता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप एग्जैक्टली क्या है। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने ये नहीं डाला तो क्या होगा? तो इसकी वजह से कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। आपको अपने वेब पेज को जैसे दिखाना है वैसे शायद आपका वेब ब्राउजर ना ले, क्योंकि आपने उसको वर्जन ऑफ HTML नहीं बताया है। प्लीज नोट कि ये एक HTML टैग नहीं है, बस एक डिक्लेरेशन है आपके वेब ब्राउजर को बताने के लिए कि आप कौन सा वर्जन ऑफ HTML यूज कर रहे हो। अभी HTML, ये वाले HTML और डॉक टाइप HTML में क्या डिफरेंस है? आपका ये जो HTML टैग है वो आपके वेब ब्राउजर को बताता है, ये HTML टैग आपके वेब ब्राउजर को बताता है कि आप HTML फाइल बना रहे हो, और ये आपका जो है डॉक टाइप HTML वो बताता है कि आप कौन सा वर्जन ऑफ HTML यूज कर रहे हो। अब जो अगली चीज हम देखने वाले हैं वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। आपने अगर किसी भी वेबसाइट पे अगर आप गए होंगे और आपने नोट किया होगा कि आपके जो भी टेक्स्ट रहते हैं वो एक ही फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते हैं। मतलब कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो हाईलाइट करके लिखे जाते हैं, जैसे अगर आपको डिस्काउंट देना है, सेल लगा है, तो वो हाईलाइट करके बोल्ड में बड़ा बड़ा लिखेंगे। उसके बाद अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है तो वो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। सो आपके जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है ना वो आपको ऐसे ही चीजें करने के लिए मदद करते हैं। जैसे हमारा जो पहला टैग है वो है बोल्ड, बी। अभी इससे पहले आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करनी चाहिए कि ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना, ये सारे पेड टैग्स है। इसका मतलब आपको इसे क्लोजिंग भी देना पड़ता है, एक्सेप्ट BR। ठीक है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी पहला टैग जो है वो है बी, जो कि है बोल्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बोल्ड करके ही टेक्स्ट को लिखा है। अगर आप इसे नॉर्मल टेक्स्ट से कंपेयर करोगे तब आप समझ पाओगे कि ये थोड़ा जो है थोड़ा हाईलाइटेड है, थोड़ा और अच्छी तरह से उभर के दिख रहा है। सो दिस इज नथिंग बट योर बी टैग और बोल्ड टैग, आप बोल्ड टैग ही कहते हो। आई विच स्टैंड्स फॉर इटैलिक्स। आपने देखा होगा वन ऑफ द फॉन्ट का फॉर्मेट होता है इटैलिक। अगर आप इसे नॉर्मल टेक्स्ट से कंपेयर करोगे तो ये आपको थोड़ा स्लैंटिंग वर्जन में दिखेगा। सो दिस इज नथिंग बट इटैलिक्स। ठीक है, देन वी हैव यू। यू फॉर अंडरलाइन है हमारे पास। अगर आप यू टैग के बाद कुछ भी लिखते हो, इनक्लोज करते हो एनी इंफॉर्मेशन को विद इन यू टैग, तो वो आपकी अंडरलाइंड होगी। ठीक है, आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो अंडरलाइंड आने वाली है। ठीक है, देन वी हैव स्मॉल टैग। अभी ये जो आपका स्मॉल टैग रहता है, जैसे मैंने बोला टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी रहती है वो कभी कभी स्मॉल में लिखी रहती है। तो आप अगर अपनी नॉर्मल पैराग्राफ लिख रहे हो एंड कहीं आपने स्मॉल टैग इंसर्ट करके एक पर्टिकुलर लाइन लिख दी ना, तो वो जो आपकी लाइन रहेगी वो आपके रेगुलर टेक्स्ट के साइज के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी दिखेगी। ठीक है, देन वी हैव डिलीटेड, जो डिस्प्लेड एज हाईलाइटेड टेक्स्ट। आप डिलीटेड
के बाद DEL डिलीटेड के बाद कुछ भी अगर लिखते हो ना तो उसके ऊपर एक ओवर स्ट्राइक आ जाता है, मतलब वो उसे कट कर देता है, ठीक है। कट करना इज व्हाट इज डिलीटेड। अभी आगे आई विल शो यू कि हर एक टैग एक्चुअली में कैसे दिखता है। उसके बाद वी हैव सबस्क्रिप्ट। अभी सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आप कहीं कहीं बार H2O लिखते हो, ठीक है, तो ये आपका जो 2 है वो नॉर्मल, ये आपकी नॉर्मल पेस है। अभी ये जो H2 है इसका, ये आपका थोड़ा नीचे है, तो यही करने के लिए आपका ये जो सब टैग है, सबस्क्रिप्ट टैग है, H2O जैसे चीजें, H2SO4 हो गया, 2 और 4 आपने नॉर्मल लाइन के नीचे लिखा, उसके लिए आपका सबस्क्रिप्ट फॉर्म यूज होता है। देन वी हैव सुपरस्क्रिप्ट। अभी अगर आपको सेकेंड लिखना हो, ठीक है, तो ये एनडी जो रहता है वो आप क्या करते हो, 2 के ऊपर लिखते हो, है ना। नॉर्मल लाइन के ऊपर लिखने के लिए आपका ये जो सब टैग है, सुपरस्क्रिप्ट टैग है, वो यूज किया जाता है। देन वी हैव INS जो कि दिखाएगा कि ये इंसर्टेड टैग टेक्स्ट है, ठीक है। देन वी हैव मार्क, ठीक है। अगर आप कुछ भी लिखोगे ना मार्क को यूज करके, तो वो येलो, आप किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करते हो तो येलो हाइलाइटर यूज करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज मार्क करके दिखाना है तो आप मार्क यूज करोगे, वो येलो हाईलाइटेड रहता है। एंड देन हमने ब्रेक तो ऑलरेडी देखा है कि अगर आपने ब्रेक डाला तो उसके बाद आप जो नेक्स्ट लाइन लिखने वाले हो वो आपकी ऑटोमेटिकली न्यू लाइन से शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो कोड है वो टाइप करके रखा था। अभी आपका ये फर्स्ट टाइम होगा कि आप HTML कोड लिख रहे हो, तो मैंने पहले डॉक टाइप HTML डाला, HTML टैग शुरू किया, एंड यहाँ पे जब मेरा पेज कंप्लीट हो जाएगा लिख के सब कुछ तो मैं HTML को क्लोज करूंगी। हेड लिखा, जरूरी नहीं है हेडिंग डालना, टाइटल लिखा, टाइटल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एज यूजुअल, टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, एंड मैंने मेरा बॉडी सेक्शन शुरू किया। पहली चीज जो मैं दिखा रही हूँ, आज मैंने आपको ऑलरेडी बोला, आपकी ये सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जो है वो पेड टैग्स है, तो आप देख सकते हो ये बोल्ड और ये इसका आउटपुट है, तो ये थोड़ा ज्यादा उभर के दिखाई दे रहा है। इटैलिक्स, एज यू कैन सी यहाँ पे इटैलिक में थोड़ा सा ये है कर्व्ड फॉर्मेट में है, ये स्लैंटिंग फॉर्मेट में है। यहाँ पे अंडरलाइन, तो ये जो टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है। यहाँ पे स्मॉल, अभी ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये स्मॉल है क्या, बट जब आप एक पैराग्राफ लिखोगे ना एंड उसके बाद एज यू कैन सी आपको लिखना कहाँ पे है, आपको शुरू करना है, जो चीज आपको स्मॉल में दिखानी है या जो चीज आपको अंडरलाइंड दिखानी है, उन दो टैग्स के बीच में आपको वो वर्ड लिखना है, ठीक है। प्लीज नोट दिस। अभी यहाँ पे आपको स्मॉल, मैंने जैसे बोला, समझ में नहीं आ रहा होगा। आप जब एक पैराग्राफ लिखोगे एंड वहां पे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को स्मॉल में डाल दोगे ना, तब आप जो साइज का डिफरेंस है वो नोट कर पाओगे। यहाँ पे डिलीटेड, एज यू कैन सी, मैंने बोला एक जैसे हम लोग कट करते हैं किसी चीज को तो वो वैसे दिखाई देगा। देन वी हैव सब, जो सुपरस्क्रिप्ट है 10th। अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये जो TH है वो सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में है, तो मुझे सिर्फ TH को ही सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिखना था, तो मैं सब टैग के बीच में सिर्फ TH को ही लिखूंगी। तो मुझे जो चीज को फॉर्मेट करना है, जैसे यहाँ पर मुझे अंडरलाइन करना था अंडरलाइंड को, मुझे यहाँ पे TH को ही सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट में दिखाना था, तो मैंने सिर्फ TH ही सब टैग के बीच में लिखा, और 10 जो था मेरा स्टार्टिंग में ही आया। देन सब में मैंने क्या लिखा है, H2SO4 लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सब टैग शुरू किया, 2 लिखा, फिर वापस सब टैग क्लोज किया, क्योंकि मुझे इसके बाद क्या लिखना था, SO लिखना था, जो मेरी नॉर्मल लाइन में आना चाहिए। देन वापस मैंने सब टैग शुरू किया, 4 लिखा एंड फिर वापस क्लोज किया, तो ये मेरा जो 4 है वो मेरे बिलो द लाइन आया। उसके बाद इंसर्टेड, आपका जो इंसर्टेड रहता है वो भी ऐसा अंडरलाइन रहता है, एंड मार्क्ड, मैंने एज यूजुअल आपको बताया है कि आपका जो ये मार्क्ड टेक्स्ट रहने वाला है वो आपका हाईलाइटेड, येलो हाईलाइटेड दिखेगा। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे, आपको आई होप यहाँ से अच्छी तरह से समझ गया होगा कि कैसे सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स आपको असल में दिखने वाले हैं। एंड डू नॉट वरी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड द PDF ऑफ दिस कोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आपको कभी भी ऐसा लगे तो आप चेक कर सकते हो, एंड आप अपने घर पे भी ट्राई करके देखो, ताकि आपको सारे जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे कि कैसे क्या टैग फंक्शन करता है। अब आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए वो है हेडिंग लेवल्स। HTML में आपके पास 6 हेडिंग लेवल्स होते हैं, H1 से लेकर H6। ऑब्वियसली आपने जब भी डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्फ किया होगा, आपने देखा होगा कुछ चीज बहुत ज्यादा बड़े साइज में लिखी जाती है, एंड कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी जो टेक्स्ट साइज रहती है वो जो
कम इम्पोर्टेंट रहते हैं उन्हें छोटे साइज में लिखा जाता है। तो हेडिंग लेवल्स जो रहती है वो आपके साइज ऑफ द टेक्स्ट को क्या करती है, डिफर करती है। जैसे आप देख सकते हो आपके पास H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग्स रहते हैं। H1 जो रहता है वो आपका लार्जेस्ट फॉन्ट साइज में आपकी हेडिंग को डिस्प्ले करता है एंड बाय डिफॉल्ट वो बोल्ड होता है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये हेडिंग 1 है एंड ये सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है। मैंने यहाँ पे H1 से लेकर H6 सारी के 6 के 6 हेडिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले की है एंड एज यू कैन सी दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर हाइट। ओके, उसके बाद हेडिंग 2 जो रहेगा वो हेडिंग 1 से छोटा रहेगा एंड सेम 3, 4, 5, 6। आपका जो हेडिंग 6 है मतलब जो H6 है वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज क्या करता है, डिस्प्ले करता है। प्लीज नोट दैट आपके सारे के सारे हेडिंग टैग्स जो है वो पेड टैग्स है, मतलब दे डू रिक्वायर क्लोजिंग। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्लोजिंग टैग्स भी इन सबके दे रखे हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द हेडिंग टैग्स. Next important topic that we are going to cover in this video is image tag. जब मैंने आपको एम्प्टी या सिंगुलर टैग्स बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि जो इमेज टैग रहता है वो एक एम्प्टी टैग रहता है। इमेज टैग जो रहता है वो आपके वेब पेजेस पे फोटोग्राफ्स, इमेजेस या पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो भी वेबसाइट्स रहती है उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नहीं रहता है, उसमें इमेजेस भी रहते हैं। इसी के लिए हम लोग इमेज टैग यूज करते हैं टू इंसर्ट द इमेजेस ऑन अ वेब पेज। अभी इमेज टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स है, इमेज टैग के ही नहीं बल्कि हर एक टैग के, ऑलमोस्ट हर एक टैग्स के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं। अभी एट्रीब्यूट्स क्या रहता है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं आपको ह्यूमंस के बारे में बताऊं तो अगर हम देखें तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटीज। जैसे हमारा आई कलर हो गया, हमारा हेयर कलर हो गया, सबका डिफरेंट रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक पर्सन को यूनिक आइडेंटिटी देता है, राइट। वैसे ही आपके जो भी टैग्स है उसकी जो भी एट्रीब्यूट्स है ना वो आपको एक टैग को और अच्छी तरह से समझने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमारे इमेज टैग के क्या एट्रीब्यूट्स है, अभी देखो आप कभी भी इमेज इंसर्ट करोगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि साइज, ठीक है। आप देखोगे कि हाइट कितना है, विड्थ कितना है, वो कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, है ना। वरना अगर आपने हाइट विड्थ इंसर्ट नहीं किया तो हो सकता है कि वो आपका पूरा का पूरा वेब पेज ही कवर कर ले, जिसकी वजह से जो बाकी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वाली चीजें हैं वो दिखाई नहीं दे। इसलिए एट्रीब्यूट्स इंसर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम एट्रीब्यूट्स देखें तो पहला एट्रीब्यूट जो है वो है सोर्स। अभी जैसे मैंने बताया था कि किसी भी वेब पेज का एक स्पेसिफिक यूआरएल रहता है, वैसे ही किसी भी इमेज का एक स्पेसिफिक एड्रेस रहता है या पाथ रहता है, जो कि होता है जहां पे आपने उसे स्टोर करके रखा है या सेव करके रखा है। जरूरी नहीं है कि सेव करके रखा हो, आप जो इमेज का पाथ है वो डायरेक्टली आप अपने ब्राउजर से भी कॉपी कर सकते हो। ब्राउजर से कॉपी कर रहे हो मतलब वेब सर्वर ने उसे कहाँ किस एड्रेस पे स्टोर करके रखा है, अगर आपने खुद में सेव करके डाउनलोड करके रखा है मतलब आपने उसे कहाँ सेव करके रखा है, तो वो होता है आपका इमेज का पाथ या एड्रेस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो आपको इंसर्ट करना पड़ता है। देन वी हैव हाइट एंड विड्थ। आपकी जो हाइट एंड विड्थ रहती है वो क्या करती है, मतलब इमेज कितना लंबा होना चाहिए ये बताती है हाइट, और इमेज कितना चौड़ा होना चाहिए ये बताता है आपका विड्थ का एट्रीब्यूट। अभी ये जो रहता है वो पिक्सल्स में होता है। अब पिक्सल्स क्या रहता है, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो पिक्सल्स जो रहता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे इंचेस रहता है, सेंटीमीटर्स, मीटर्स रहता है, वैसे सिंपली अगर आप समझना चाहो तो पिक्सल्स क्या है, डिजिटल वर्ल्ड में कंप्यूटर के लिए ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। बेसिकली पिक्सल का मतलब रेजोल्यूशन होता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वी हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको सोर्स बताया, राइट। अभी किसी इमेज का जो सोर्स है या पाथ है, फॉर एग्जाम्पल है abc.jpg। अभी ये jpg क्या होता है, तो jpg, png ये सारे एक्सटेंशंस रहते हैं जिससे आप अपने इमेज को सेव करके रखते हो, ठीक है। अभी मैंने आपको पाथ क्या बताया, abc.jpg। अभी अगर आप पाथ डालते हो ab.jpg तो ऐसा हो सकता है ab.jpg करके कोई इस पाथ पे, इस एड्रेस पे कोई इमेज ही ना सेव हो, है ना। तो ये आपको क्या बताएगा, इनवैलिड बताएगा। तो कोई इमेज डिस्प्ले ही नहीं होगा क्योंकि इस एड्रेस पे कोई इमेज स्टोर ही नहीं है, कुछ डेटा ही नहीं है, तो हम कैसे अपलोड करेंगे, राइट, उसे। इसलिए
आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना जो सोर्स है या पाथ है वो बहुत करेक्टली डालो। अगर आपने सोर्स या पाथ करेक्टली नहीं डाला तो ऐसा हो सकता है कि इमेज डिस्प्ले ना हो। अभी ये आपका जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज बताता है। बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आपका इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपका जो ऑल्ट के साथ आप टेक्स्ट लिखोगे ना वो डिस्प्ले हो जाता है। ऑल्ट के साथ यूजुअली वो टेक्स्ट लिखा जाता है, मतलब जो इमेज जिसके बारे में होता है ना, ऑल्ट के साथ हम लोग यूजुअली वही लिखते हैं। जैसे अगर सन का इमेज है तो ऑल्ट की जगह मैंने सन लिख दिया, तो अगर बाई चांस इमेज नहीं डिस्प्ले होता है तो वो सन करके दिखाएगा, जिससे यूजर को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे सन का इमेज था करके। ठीक है, अगर हम इमेज टैग का सोर्स देखें तो आप सिंटैक्स देखें सॉरी, तो यहाँ पे पहली चीज हम लोग सोर्स ऐड करते हैं जो मैंने यहाँ पे sun.jpg करके ऐड की है। यहाँ पे हाइट जो कि मैंने 200 रखी है, विड्थ 400 एंड ऑल्ट मैंने यहाँ पे सन रखा है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इमेज टैग एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। के सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि राइट साइड पे मैंने एक कोड लिख के रखा है एंड लेफ्ट साइड पे उसका आउटपुट है। ठीक है, ये आपके नॉर्मल बेसिक जो HTML टैग्स है वो डाले हैं। अब मैंने बॉडी टैग डाला है, आपका जो इमेज टैग है वो बॉडी टैग में आता है। यहाँ मैंने सोर्स डाला है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको सोर्स कैसे लेना रहता है किसी भी इमेज का। ये मैंने सोर्स डाला है, ये हाइट है 500, विड्थ है 500 एंड ऑल्ट में मैंने फ्लावर डाल के रखा है, तो ये इसका आउटपुट है। अब अगर मैं हाइट या विड्थ कुछ भी उसमें चेंजेस लेकर आती हूँ तो आप देख सकते हो कि हाइट मैंने 50 कर दी, तो इतना सही इमेज हमें दिख रहा है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर अपने सोर्स में कुछ भी मिस्टेक करोगे तो ऑल्ट के साथ आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो ना वो डिस्प्ले होता है। तो मैं ना क्या करती हूँ, अपने जो सोर्स है उसमें कुछ चेंजेस लेकर आती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे से फ्लावर को हटा दिया, ठीक है, और अब अगर हम आउटपुट देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने ऑल्ट में फ्लावर लिख के रखा था वही डिस्प्ले हुआ एंड यहाँ पे ये इमेज का सिंबल डिस्प्ले हो गया, जो बताता है कि आपने सोर्स शायद गलत डाला है जिसकी वजह से आपका जो इमेज है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब अगर मैं वापस से यहाँ पे फ्लावर लिख के सेव कर दूं तो ये इमेज आपको वापस से दिख जाएगा। सो इसलिए सोर्स करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे कि हमें सोर्स कैसे लेना है। एज यू कैन सी मैं आई अपने सर्च इंजन में मैंने फ्लावर टाइप किया एंड यहाँ पे आई हैव इमेजेस ऑफ फ्लावर। अभी आपके पास दो वे है जिससे आप सोर्स ले सकते हो। पहले आपने फ्लावर की इमेज को राइट क्लिक किया एंड उसके बाद देन आप यहाँ पे कॉपी इमेज लिंक को क्लिक करोगे अगर, तो आपका जो पाथ है वो कॉपी हो जाएगा एंड देन एज इट इज आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। दूसरा जो वे है वो है आप क्या करोगे, यहाँ पर सेव एज इमेज पे क्लिक करोगे, सेव इमेज एज पे क्लिक करोगे, देन आपको जो भी आपका इमेज का नाम रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो एंड जो भी फोल्डर में आप सेव करना चाहो वो सेव करो एंड ये जो टाइप रहेगा वो JPG ही रहेगा। यहाँ पे आप कुछ भी नाम से सेव कर सकते हो, फ्लावर हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसे करके आप सेव कर दोगे एंड देन उसके बाद सेव पे क्लिक करने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में सेव किया है वहां से उसे राइट क्लिक कीजिए उस इमेज को। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे यू विल सी प्रॉपर्टीज में जो लोकेशन है ये लोकेशन आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ये लोकेशन कॉपी करने के बाद हमारी टेक्स्ट एडिटर में गए एंड हमने ये सोर्स को यहाँ पे कॉपी किया, जो एड्रेस था लोकेशन थी बस वही कॉपी किया। अब ये ही पाथ है क्या, नहीं, आपको क्या करना है, इसके बाद लोकेशन लिखने के बाद आपको बैकस्लैश डालना है एंड उसके बाद आपने जो अपना इमेज का नाम सेव किया है वो भी आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है एंड देन सेव करना है। तो ये होता है आपका कंप्लीट सोर्स कि आपके जो प्रॉपर्टीज से इतना लोकेशन मिला होगा वो, उसके बाद एक बैकस्लैश डाल के आपने जो भी अपनी इमेज का नाम सेव किया है वो आपको यहाँ पे डालना है एंड देन सेव करना है एंड यू विल सी द आउटपुट। अब अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टीज तक ही सोर्स डालते हो फिर भी आता है क्या, एक बार चेक करते हैं। नहीं आएगा क्योंकि आपका जो एड्रेस है, आपका जो पाथ है वो गलत है। इसलिए क्योंकि डाउनलोड्स में तो बहुत सारी चीजें रह सकती है ना, तो इसलिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें कौन सा इमेज चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर इमेज टैग। आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आप भी घर पे एक बार जरूर इस इमेज टैग को ट्राई कीजिएगा बिकॉज हमारे SOP में भी हमें इमेज टैग की जरूरत पड़ने वाली है एडवांस वेब डिजाइनिंग के टाइम पे। सो डू ट्राई एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपका आउटपुट आया या नहीं।
आफ्टर दैट वी हैव हाइपरलिंक्स। जब मैं आपको वेब पेज का कंसेप्ट पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट पे जो भी वेब पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है यूजिंग हाइपरलिंक्स। एंड मैंने कहा था कि वी लेटर ऑन डिस्कस इट। तो हाइपरलिंक्स एग्जैक्टली क्या होता है, कभी कभी आप वेबसाइट्स पे गए होंगे एंड आपने किसी को क्लिक किया रहेगा, तो वो क्लिक जब आप उसे करते हो तो आप किसी और जगह पे क्या हो जाते हो, रीडायरेक्ट हो जाते हो, राइट। कभी आपने फॉर्म फिल किया होगा या क्वेरी रेस की होगी किसी भी चीज को लेके एंड वहां पे ऑप्शन आता है क्लिक हियर करके, जब आप करते हो, या अगर आपने देखा रहेगा बेसिकली जब आपको पेमेंट वगैरह भी करना रहता है तो एक लिंक दिया रहता है जिससे आप क्लिक करते हो तो आप किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। सो ये किसका कमाल है, यही कमाल है हाइपरलिंक्स का। तो हाइपरलिंक्स क्या होती है, हाइपरलिंक्स आपके एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग एंकर टैग्स। अभी आपके जो लिंक है वो एंकर टैग्स के जरिए क्रिएट किए जाते हैं। ये जो आपका ए टैग आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एंकर टैग एंड ये पेड टैग है, इसका मतलब आपको इसकी क्लोजिंग भी देनी पड़ती है। अब अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स देखें तो पहला एट्रीब्यूट है हमारा एचरेफ। एचरेफ क्या रहता है, एचरेफ का मतलब एचरेफ डालने के बाद, ठीक है, आप जो भी पाथ लिखते हो उस पर्टिकुलर चीज को, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलती हूँ क्लिक योर, क्लिक योर को आप जब क्लिक करोगे ना तब आप किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आप जब एचरेफ लिखोगे तो एचरेफ के बाद आपने जिस पेज का एड्रेस लिखा होगा या जिस वेबसाइट का एड्रेस लिखा होगा वो क्लिक हियर को क्लिक करने के बाद आप उस पेज पे नेविगेट हो जाओगे, ठीक है। सो href attribute specifies the address of the file to which the given link should navigate, okay। देन अगर हम सिंटैक्स देखें तो इसका एक ही एट्रीब्यूट है, दैट इज href, और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो बस आपको क्या लिखना रहता है, ए href करके लिखना रहता है माई पेज डॉट html। इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको बताती हूँ। आप जब इस क्लिक हियर टू गो ऑन नेक्स्ट पेज को क्लिक करोगे ना, माउस से क्लिक करोगे अपने कर्सर से, तो आप माई पेज डॉट html पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। हम अभी लाइव एग्जांपल देखेंगे कि कैसे चीजें वर्क करती है। और ऐसा टेक्स्ट हाइपरलिंक ही सिर्फ नहीं होता है, इमेज हाइपरलिंक भी होता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप किसी इमेज को क्लिक करते हो एंड देन कहीं और नेविगेट या रीडायरेक्ट हो जाते हो। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम्पल है इमेज हाइपरलिंक का। अब इमेज हाइपरलिंक कैसे बनता है, आपने देखा ahref इज इक्वल्स टू इंडेक्स डॉट html। एक मैंने कोई भी html पेज का बस ऐसे ही रैंडमली नाम यहाँ पे डाल दिया है एंड देन आप इमेज इंसर्ट करोगे। अभी हमने देखा कि हम इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, मैंने सोर्स डाला या मैंने हाइट विड्थ नहीं डाला है, आप डाल दीजिएगा, हाइट विड्थ डाला एंड देन मैंने ऑल्ट डाला एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ए टैग को क्लोज किया, ठीक है। तो आपका इमेज किधर आएगा, आपकी जो ए टैग है उसके बीच में यहाँ पर इमेज आएगा। तो अभी इसका क्या मतलब है, आप जब इस ट्री वाले इमेज को क्लिक करोगे ना तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इस पेज पे जिसका नाम है index.html, ठीक है। When you will click on the trees image, you will be navigated to index.html. नोट, आपको एक चीज नोट करनी चाहिए कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो लिंक रहती है वो ब्लू कलर की रहती है, ठीक है। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो लिंक रहती है वो ब्लू कलर की रहती है और उस पे अंडरलाइन होता है एंड अगर आपने एक बार उसे विजिट कर लिया है तो वो जो लिंक रहती है वो पर्पल कलर की हो जाती है एंड समटाइम्स वो अंडरलाइंड भी दिखती है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके बाद आपको अच्छे से समझ जाएगा कि कैसे ये हाइपरलिंक वर्क करता है। आपके सामने जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है वो एक एग्जाम्पल है आपके हाइपरलिंक का। राइट साइड पे कोड है एंड लेफ्ट साइड पे उसका आउटपुट है। एज यू कैन सी बहुत सिंपल है, बस मैं बॉडी टैग में गई एंड मैंने अभी अभी जो आपको image.html पेज बना के दिखाया था ना उसी को मैंने href में डाल दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक हियर करके ऑप्शन आया है एंड देन हमारा ए टैग को मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि वो एक पेड टैग है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि आपका जो मैंने जैसे आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो लिंक रहती है वो ब्लू कलर की रहती है और अंडरलाइन रहती है, वही है यहाँ पे। अब ये जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे आप देख सकते हो आपका जो कर्सर है वो आपकी एक हैंड के हाथ में, हैंड के सिंबल में चेंज हो जाता है एंड बाय डिफॉल्ट वो अंडरलाइन भी है एज मैंने बताया था। एंड अब आप जब इस क्लिक हियर को क्लिक करोगे ना तो आप image.html पेज पे नेविगेट हो जाओगे। हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड
मैं image.html वाले पेज पे नेविगेट हो गई। सो ये था आपका एग्जाम्पल ऑफ हाइपरलिंक। ठीक है, ये टेक्स्ट हाइपरलिंक था, हम इमेज हाइपरलिंक भी देखेंगे अभी। ओके, अभी जो आपके सामने एग्जाम्पल है वो आपका इमेज हाइपरलिंक का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एज यूजुअल बॉडी सेक्शन में मैं आई। अभी यहाँ पे मैंने जो पाथ डाला है वो विकिपीडिया का ला रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस इमेज को क्लिक करूंगी ना, आपका जो पेज है वो नेविगेट हो जाएगा विकिपीडिया की साइट पर। ठीक है, अभी मुझे इमेज इंसर्ट करना था तो मैंने अभी यहाँ पर इस इमेज को सेव नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट अपने सर्च इंजन से या वेब ब्राउजर से ही यहाँ पे पाथ जो है वो सेव करके डाला है। जो मैंने आपको फर्स्ट वे बताया था उसी तरीके से, इसलिए ये जो सोर्स है वो थोड़ा लंबा दिख रहा है। एंड देन मैंने ऑल्ट में बस क्लिक करने के लिए डाल दिया है। अभी आप जब भी इस इमेज को क्लिक करोगे, आज आप देख सकते हो ये जो कर्सर है वो आपका हैंड के सिंबल में चेंज हो जा रहा है, मतलब ये एक इंडिकेशन है कि आपका जो पेज है वो नेविगेट होने वाला है, उसमें लिंक है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर एज यू कैन सी, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा नीचे wikipedia.org आ रहा है। इसका मतलब आपका जो पेज है वो विकिपीडिया पे नेविगेट करने वाला है। ये सेम चीज अगर हम लिंक के एग्जाम्पल में देखते थे तभी भी आती थी। ठीक है, मैंने इस इमेज को क्लिक किया, आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आई गॉट नेविगेटेड टू विकिपीडिया का पेज। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल इमेज हाइपरलिंक का। तो आई होप आपको दोनों टाइप ऑफ हाइपरलिंक्स क्लियर है। आप भी घर पे इसको जरूर ट्राई करो। एंड हाइपरलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आता है ये सारी चीजें करने के लिए। सो प्लीज डू ट्राई एंड अगेन आप इसका भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको सही तरीके से आउटपुट आया। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो HTML का दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग का बोलो या एडवांस वेब डिजाइनिंग का बोलो, ये वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। इफ यू रिमेम्बर द पेपर पैटर्न, अगर आपको याद होगा तो आपको एक प्रोग्राम जो रहता है वो फॉर्म्स को लिखने के लिए आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यू हैव टू बी क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ फॉर्म, क्योंकि अभी फॉर्म के बाद जो भी मैं चीजें पढ़ाने वाली हूँ वो भले ही 11th स्टैंडर्ड की हो, बट 12th स्टैंडर्ड का जब कोडिंग का पार्ट आता है ना तभी ये सारी चीजें यहाँ पर काम आती है। सो इसलिए प्लीज पे अटेंशन टू दिस टॉपिक। अभी ये फॉर्म्स होते क्या हैं और फॉर्म्स क्यों यूज किए जाते हैं। अभी आपने 11th स्टैंडर्ड में जब एडमिशन लिया तब कैप राउंड हुआ था, आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे थे, तब आपने क्या किया था, उस एप्लीकेशन फॉर्म्स में अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर की थी। 10th की मार्कशीट डाली होगी, रोल नंबर डाला होगा, सीट नंबर जो भी हो गया, आपके मार्क्स एंटर किए होंगे, आपका एड्रेस और नेम, पर्सनल डिटेल्स, बहुत सारी चीजें एंटर की होगी, राइट। वैसे ही आप गूगल फॉर्म्स भी भरते रहते हो रेगुलरली, तो यही होता है फॉर्म्स। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म है इट इज यूज टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट। अभी इसका मतलब क्या होता है, फॉर्म का यूजर कौन है या फॉर्म का बेनिफिशियरी कौन है, आप। ठीक है, तो आपकी डिटेल्स को फॉर्म क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यूजर इनपुट। ठीक है, बिकॉज आप यूजर हो तो फॉर्म क्या करता है, आपकी जो भी डिटेल्स है उसे एक्सेप्ट करता है। अभी जो फॉर्म है वो हम लोग फॉर्म टैग को यूज करके बनाते हैं, मतलब फॉर्म टैग के जरिए हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। अभी आपका जो फॉर्म टैग रहता है वो पेयर टैग रहता है और फॉर्म भी बॉडी सेक्शन में ही इंक्लूड किया जाता है। अनटिल एंड अनलेस आई टेल यू कि ऐसे कौन से चीजें हैं जिसे आपको हेड सेक्शन या कहीं और लिखना रहता है, आपको ये याद रखना चाहिए कि सारी चीजें आप बॉडी सेक्शन में ही लिखोगे, बिकॉज ये मेन कंटेंट है ऑफ द वेब पेज, तो इसलिए हम ऑब्वियसली बॉडी सेक्शन में ही लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म टैग के जरिए क्रिएट किया जाता है, विच इज अगेन अ पेयर टैग। ठीक है, अगर हम एट्रीब्यूट्स देखें तो पहला एट्रीब्यूट है नेम। तो अभी आप जब आगे पढ़ोगे इनपुट टाइप, तो जो भी इनपुट टाइप आप क्रिएट करते हो ना उसको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी देना या नेम देना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये नेम एट्रीब्यूट जो रहता है वो फॉर्म का क्या करता है, नाम स्पेसिफाई करता है। अभी एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन को अच्छे तरह से समझना, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे हमने लिंक देखा था, तो लिंक में href के बाद में जो चीज लिखती थी, क्लिक करने के बाद वो जो मेरी पेज है वो उस पे नेविगेट हो जाता था, करेक्ट। वैसे ही फॉर्म्स में क्या होता है कि जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करती हूँ तो एक्शन के बाद जो भी मैं पाथ लिखती हूँ ना, मेरा जो फॉर्म है सबमिट होने के बाद उस
वेबसाइट पे या वेब पेज पे जाके रीडायरेक्ट हो जाता है. सो दिस इज नथिंग बट योर एक्शन. ठीक है, इट स्पेसिफाइज द यूआरएल, अगेन द एड्रेस, पाथ और द सोर्स जहां पर आप सबमिट बटन को क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म नेविगेट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपकी जो फॉर्म है उसके दो मेथड्स होते हैं, मतलब दो मेथड्स होते हैं जिससे आप यूजर का इनपुट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हो. एक होता है आपका गेट मेथड एंड एक होता है आपका पोस्ट मेथड. अभी इन दो मेथड्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना है. गेट मेथड, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट गेट मेथड. अभी इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है पता है, कि जब भी आप फॉर्म को फिल करते हो तो अगर आपने जिसने फॉर्म बनाया है उसने अगर उस फॉर्म का मेथड गेट रखा होगा ना, तो जो भी डिटेल्स आप फिल करोगे ना वो ऊपर जो एड्रेस बार आता है, आप जब भी फॉर्म फिल करोगे तो आप देखोगे ये ऊपर जो एड्रेस बार आता है वहां पे सारी आपकी जो डिटेल्स है वो विजिबल होती है. ठीक है, ये डिफॉल्ट मेथड है, मतलब अगर आप नहीं लिखते हो कोई भी मेथड तो बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है. ठीक है, यहाँ पे जो भी आप फॉर्म में डेटा एंटर करोगे वो इस एड्रेस बार में विजिबल होता है. अभी पोस्ट मेथड क्या रहता है, पोस्ट मेथड सिक्योर रहता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि पोस्ट मेथड के जरिए आप जो भी डेटा अपने फॉर्म में एंटर करते हो वो इस एड्रेस बार में नहीं दिखेगा. ठीक है, इस एड्रेस बार में नहीं दिखेगा, इसलिए ये काफी सिक्योर मेथड रहता है. तो जब भी हमें कॉन्फिडेंशियल चीजों के रिलेटेड फॉर्म्स बनाने रहता है या हमें चाहिए रहता है सिक्योरिटी मेंटेन हो, उस टाइम पे हम इस पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं. और बाय डिफॉल्ट जो आपका मेथड रहता है वो गेट रहता है. यहाँ पे सर्च एड्रेस बार में आपकी जो भी डिटेल्स है वो विजिबल रहती है. ठीक है, तो आप इसे याद कैसे रखोगे, गेट मेथड. गेट गेट मतलब क्या, कि आपके जो एड्रेस बार है वहां पे आपकी जो डेटा है वो डिस्प्ले होगी. ठीक है, आई होप आपको फॉर्म का बेसिक क्लियर हो गया होगा. Now we are going to see input tag, जो the most important tag है of the whole forms. ठीक है, अब ये input tag क्या रहता है, आपका जो input tag रहता है ना वो आपका यूजर से input एक्सेप्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है, सिंपल टर्म्स में. ठीक है, और इनपुट के साथ हमेशा एक एट्रीब्यूट यूज होता है जो कि होता है टाइप. अभी आपने जब भी फॉर्म फिल किया रहेगा तो आपको फॉर एग्जांपल कहा गया है कि आप एक पासवर्ड एंटर करो, ईमेल आईडी एंटर करो, अपना फोन नंबर और अपना नाम एंटर करो. तो ये जो चार टाइप्स ऑफ डेटा है ये इनका जो नेचर है वो अलग अलग है, राइट. हम जब भी अपने फॉर्म को फिल करते हैं तो हम बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा फॉर्म में एंटर करते हैं. तो उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए अलग अलग चीजें अवेलेबल होनी चाहिए ना उसे एक्सेप्ट करने के लिए, राइट. तो आपका जो टाइप एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है, वो बताता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में कौन सा टाइप ऑफ डेटा, मतलब कि कौन सा नेचर ऑफ डेटा, क्या नेचर का डेटा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जैसे अगर मैं बोलती हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नंबर, इसका मतलब आप कोई नंबर एक्सेप्ट करने वाले एक्सपेक्ट कर सकते हो. टेक्स्ट कहती हूँ तो आप कुछ नेम एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो ये सारी चीजें होती है आपके टाइप एट्रीब्यूट में कि कौन सा टाइप ऑफ डेटा, किस नेचर का डेटा आपका यूजर जो है वो एक्सपेक्टेड है टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. ठीक है, और आपका जो इनपुट टैग रहता है इट स्पेसिफाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स यूज्ड बाय द टाइप एट्रीब्यूट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स का क्या मतलब होता है, आई टेल यू कि ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख के रखा है, यहाँ पे मैंने रेडियो लिख के रखा है, यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स करके कुछ लिख के रखा है. तो ये जो मैंने इक्वल्स टू के बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है ना ये आपके कंट्रोल्स है. ठीक है, ये क्या है, आपके कंट्रोल्स है. अब एक बार ये हम सारी चीजें देखते हैं क्या है, और आपको ये याद रखना है कि आपका जो इनपुट टैग है वो एम्प्टी टैग है, मतलब आपको इसका कुछ भी क्लोजिंग नहीं देना है. बहुत लोग क्या करते हैं क्लोजिंग भी देकर आ जाते हैं, वो नहीं देना रहता है. ठीक है, अभी इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो आपका क्या होगा, एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, एक वन लाइन की टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी भी फॉर्म में कहते हैं ना कि आप अपना नेम एंटर करो, तो वो जो यहाँ पर बाजू में आपको टेक्स्ट फील्ड दिया रहता है ना वो ये वाले एट्रीब्यूट से ये इससे क्रिएट किया जाता है. ठीक है, तो इट क्रिएट्स वन लाइन का टेक्स्ट फील्ड. ठीक है, then we have input type is equals to radio and input type is equals to checkbox. ये दोनों हम simultaneously देखेंगे. अभी आप जब भी फॉर्म फिल करते हो तो आपने देखा होगा कि आपको दो ऑप्शंस रहते हैं जिसमें से आपको एक ही सिलेक्ट करना रहता है. फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया है सिलेक्ट योर जेंडर. ठीक है, सो मेल फीमेल अदर यू कैन सिलेक्ट ओनली वन. ठीक है, उसके बाद आपसे कहा गया है हैव यू पास्ड 12th स्टैंडर्ड. ठीक है, यस या नो, यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन. तो उस टाइम पे जो
जिससे ये चीजें बनाई जाती है वो होता है आपका रेडियो बटन। ठीक है, तो आपका रेडियो बटन जो रहता है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस मल्टीपल ऑप्शंस में से आप खाली एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, so it creates radio button which allows only one selection against the multiple choices। और अगर आपने एक सिलेक्ट करने के बाद दूसरा सिलेक्ट करने की कोशिश की ना, तो वो फर्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अनसिलेक्ट हो जाता है। अब जब मैं आपको करके बताऊंगी तब आपको पता चलेगा। देन वी हैव इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स। अभी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे हमें मल्टीपल सिलेक्शंस करने रहते हैं। ठीक है, आपका जो रेडियो बटन रहता है ना, वो ऐसे सर्कल में आता है। ठीक है, ऐसे सर्कल में आता है, एंड जब जो जिस भी चीज को आप टिक करते हो वो यहाँ पे ऐसे डॉट हो जाती है। ठीक है, ऐसे डॉट हो जाती है। बट अगर मैं आपकी चेक बॉक्स की बात करूं ना, आपका जो चेक बॉक्स रहता है वो कैसा आता है पता है, स्क्वायर में रहता है। एंड आप जो भी चीजें सिलेक्ट करोगे वो ऐसे टिक होती जाती है। ठीक है, तो ये आपका रेडियो बटन जो रहता है वो ऐसे सर्कल में रहता है। ठीक है, आपका जो चेक बॉक्स है इट अलाउज मल्टीपल सिलेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो, तो उस टाइम पे आप एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना सिलेक्ट करोगे, बहुत सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे। तो उस टाइम पे जब आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना रहता है, मतलब आपको जब भी चाहिए रहता है कि यूजर एक से ज्यादा चॉइस करे, उस टाइम पे हम चेक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आपको एक ही सिलेक्शन अलाउ करना रहता है उस टाइम पे हम रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप दोनों के बीच में आप क्लियरली डिफरेंस समझ पाए होंगे। देन उसके बाद वी हैव इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि आपके जो भी गूगल फॉर्म्स रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म्स रहते हैं, नीचे सबमिट का बटन होता है। जैसे ही आप सबमिट के बटन को क्लिक करते हो, अगर एक्शन में कुछ भी दिया रहेगा ना, जो भी आपका एड्रेस दिया रहेगा, तो आप उस जो भी साइट है या उस वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो बस आता है कि यस योर फीडबैक हैज बीन सेव्ड, है ना, या योर फीडबैक हैज बीन रिकॉर्डेड, ऐसी सारी चीजें आपको डिस्प्ले करके आती है। तो सबमिट बटन जो रहता है इट इज यूज टू सेंड द, इट इज यूज फॉर सबमिटिंग और सेंडिंग द फॉर्म टू द सर्वर। मतलब जिसने आपसे ये रिक्वेस्ट किया है कि आप ये सारी चीजें एंटर करो, उसके पास पहुंचना चाहिए ना आपकी डिटेल, तो वो सबमिट को आप क्लिक करोगे तब जाके पहुंचती है। देन वी हैव इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड। अभी आपने बहुत बार पासवर्ड एंटर किए होंगे, कभी कभी आपसे ईमेल आईडी मांगता है तो ईमेल आईडी का पासवर्ड मांगते हैं। उस टाइम पे आपने देखा रहेगा खुद ब खुद आप जब भी पासवर्ड एंटर करते हो ना, वो या तो डॉट डॉट हो जाता है या फिर वो एस्ट्रिक हो जाता है। ठीक है, ये डिस्क के फॉर्मेट में आपका पासवर्ड आता है या ये एस्ट्रिक के फॉर्मेट में आपका पासवर्ड आता है। तो यही खासियत है कि आप जो भी टाइप डालोगे ना, उस टाइप ऑफ डेटा में, मतलब इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड डाला तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एंटर नहीं करोगे या कुछ नंबर एंटर नहीं कर जाओगे। तो यूजर को बताने के लिए कि हाँ आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, ताकि वह एस्ट्रिक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम ये टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ही टाइप मैंने आपको बताए हैं। कंटिन्यू की जैसे ही एक आपका और एट्रीब्यूट रहता है जो टाइप के साथ हम लिखते हैं, वैल्यू एक्चुअली अगर हम लोग कहें, जो कि रहता है रीसेट। अभी कभी कभी क्या होता है, आप फॉर्म में कुछ गलती कर देते हो तो आप क्या करते हो, क्लियर कर देते हो ना अपने फॉर्म को। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट क्या करता है, आपके फॉर्म को क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे आपके इनपुट टैग के। तो हमने पहला जो एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो बताता है नेम ऑफ द कंट्रोल, बताता है या किस टाइप ऑफ डेटा को या नेचर ऑफ डेटा को आप एंटर करने वाले होते हो वो बताता है। अब इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सॉरी इनपुट नेम। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्म का नेम डालते हो। तो जैसे आप इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो ऐसा लिखते हो ना, बाजू में आपको हर एक फील्ड को, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको हर एक फील्ड को एक स्पेसिफिक नाम देना चाहिए। तो आप नेम भी डाल सकते हो जो कि एक यूजर डिफाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, किसी भी कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो एज अ नेम। ठीक है, उसके बाद हम इनपुट में मैक्स लेंथ भी लिखते हैं। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट, तो हम टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू दे रहे हैं विच इज रीसेट। एट्रीब्यूट्स जो रहते हैं, अभी जैसे मैंने मैक्स लेंथ लिखा, अभी मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू करके आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप जब भी एड्रेस डालते हो या कभी कभार नेम डालते हो तो वहां पे आता है ना कि मैक्सिमम ओनली 160 कैरेक्टर्स अलाउड। तो इससे ज्यादा अगर आपने टाइप करने की कोशिश की तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैक्स लेंथ यही होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितने कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हो। ये यूजुअली पासवर्ड के लिए यूज किया
जाता है और टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। नेम के लिए आप कभी कभी देखते होंगे ऐसा आता रहेगा, एंड पासवर्ड के लिए तो बहुत बार होता है कि एटलीस्ट 8 डिजिट्स का तो रहना ही रहना चाहिए, राइट। उसके बाद साइज, अभी मैक्स लेंथ और साइज में कंफ्यूज मत हो जाना। मैक्स लेंथ जो रहता है वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। अभी आपका जो साइज है वो विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स बताता है, मतलब आपका टेक्स्ट बॉक्स कितना मोटा दिखना चाहिए या एकदम ऐसा पतला सा दिखना चाहिए, ये बताता है आपका साइज, ठीक है, कि आपकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। अभी उसके बाद चेक्ड, ओके, चेक्ड अब क्या रहता है, चेक्ड जो रहता है ये चेक बॉक्स के साथ यूज किया जाता है या रेडियो के साथ यूज किया जाता है। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी तब बता दूंगी ये आपको कि चेक्ड क्या रहता है। ये जो रहता है ना वो सर्वर की तरफ से ही सिलेक्ट होके आता है, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन रहता है। अगर आपका चेक बॉक्स में आप यूज कर रहे हो ना, तो आपने भले इसे सिलेक्ट किया भी ना हो, जैसे आपका इंग्लिश जो रहता है वो कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है, तो आप सब्जेक्ट्स में अगर जाओगे ना तो इंग्लिश बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा क्योंकि ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे ही ऐसा रेडियो बटन में भी कहीं बार चेक्ड हो सकता है, बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद वैल्यू, अभी ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है ना, मैं बताऊंगी कि कैसे यूज किया जाता है। आप क्या करते हो, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट, फिर वैल्यू इज इक्वल्स टू क्लियर भी डाल सकते हो, तो रीसेट के जगह पर क्लियर दिखेगा, ठीक है, बट वो काम जो है वो रीसेट के जैसा ही करने वाला है, ठीक है। तो व्हेन यूज्ड विद टेक्स्ट टाइप इट स्पेसिफाइज डिफॉल्ट वैल्यू ऑन अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर चेक बॉक्स एंड रेडियो, इट स्पेसिफाइज वैल्यू सेंट ऑन सबमिट। मतलब क्या होता है कि अगर आप चेकबॉक्स और रेडियो के साथ इसे यूज कर रहे हो तो सबमिट करने के बाद जो वैल्यू सेंट होगा ना सर्वर को वो दिखता है, और जब आप टेक्स्ट टाइप के साथ यूज कर रहे हो, जो अभी मैं आपको करके बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ठीक है, जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो आपको पता चलता है। और ये विथ है, ये आप रेडियो और चेकबॉक्स के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और सबमिट बटन या क्लियर या रीसेट बटन के साथ भी हम इस वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स अच्छी तरह से समझे होंगे। अब तक हमने फॉर्म के बारे में जो भी देखा है, पढ़ा है, उसे हम लोग प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। अभी लेफ्ट साइड पे आपके पास कोड है एंड राइट साइड पे उसका आउटपुट है। मैंने जैसे बताया आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म टैग के जरिए क्रिएट किया जाता है, जो हम बॉडी सेक्शन में लिखते हैं। तो ये मैंने फॉर्म टैग यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, एंड ये आपका नेम है जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स करके नेम डाल के रखा है, एंड एक्शन मैंने image.html का ही दिया है। मतलब वंस आई क्लिक ऑन दिस सेंड या सबमिट बटन, आपका जो ये फॉर्म है इज गोइंग टू नेविगेट ऑन दिस image.html वाले पेज पे। अभी जो पहला मैंने टाइप बताया था वो था आपका इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया, एज आप देख सकते हो। यहाँ पे मैक्स लेंथ 3 है, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 3 ही कैरेक्टर्स एंटर कर सकती हूँ। मैं आपको दिखा के बताती हूँ। एज यू कैन सी मैं कंटिन्यूअसली डी टाइप कर रही हूँ, बहुत सारी लेटर्स टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ, बट इससे ज्यादा बड़ी नहीं रही। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्स लेंथ क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। अब अगर मैं इस मैक्स लेंथ को 6 कर देती हूँ एंड अब अगर मैं टाइप करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे आई कैन टाइप, इसे हमें एक बार रीलोड करना पड़ता है, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मैं टाइप कर सकती हूँ, जी नहीं आएगा बिकॉज वो 7th लेटर हो जाएगा। सो मैक्स लेंथ जो रहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आप अलाउड करते हो एंटर करने के लिए, एंड मैंने साइज 6 रखा है, मतलब इसका जो विड्थ है वो 6 है। अब अगर मैं यहाँ पे 60 कर देती हूँ एंड सेव करके इसे वापस से रिफ्रेश कर दूंगी तो आप देख सकते हो इसका जो विड्थ है वो बढ़ गया है। तो ये जो रहता है वो आपका साइज इंडिकेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद नेम मैंने डाला है, नेम मुझे सब चीज में डालना है, तो मैंने हर एक में अलग अलग नेम डाल के रखा है, एंड यहाँ पे आप जो भी लिखते हो ना वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। जैसे आप अगर एंटर योर नेम लिखोगे तो यहाँ पर एंटर योर नेम आएगा, जैसे मैंने जस्ट नेम लिख के रखा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंटर योर नेम तो वही चीज यहाँ पर भी डिस्प्ले होके आ जाएगी, जिससे यूजर को पता चलता है कि व्हाट ही इज सपोज टू एंटर ओवर हियर, ठीक है। वैसे ही अभी जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं वो पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैक्स लेंथ जो है वो 4 अलाउ किया है, एंड यहाँ पे मैं हर एक टैग में ब्रेक क्यों दे रही हूँ। अब देखो अगर मैं ये ब्रेक को हटा देती हूँ एंड मैंने सेव किया, इसे रिफ्रेश किया,
तो आपका जो पासवर्ड है वो इधर ही आ गया। तो आप ब्रेक नहीं दोगे तो सारा हॉरिजॉन्टली आपका डेटा डिस्प्ले होता चला जाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए। आप जितने नंबर ऑफ ब्रेक्स दोगे उतना डेटा वो जो रहेगा अच्छे तरह से स्पेसिंग के साथ डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 3 ब्रेक्स दे दिए, तो आप देख सकते हो आपका जो पासवर्ड है वो थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, मैक्स लेंथ 4 है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करती हूँ। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो 4 से ज्यादा एंटर नहीं हो रहा है, एंड मैं यहाँ पे 4 से ज्यादा एंटर नहीं कर पा रही हूँ। अभी आपने इस आई को क्लिक किया तो आपका पासवर्ड दिख रहा है, वरना बाय डिफॉल्ट आपका जो पासवर्ड है वो डिस्क फॉर्मेट में था। वो ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी एस्ट्रिक भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है उसका मैक्स लेंथ मैंने 4 डाल रखा है। यहाँ पर भी आप ये जो साइज है वो एंटर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने डाला है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। अभी यहाँ पर भी आप वैल्यू डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल्स टू मेल डाला। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरे ऑप्शंस है उसी चीज का मैं यहाँ पे क्या डाल रही हूँ, वैल्यू डाल रही हूँ। सो दिस इज द डेटा विच इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड व्हाइल इट इज सेंड टू द सर्वर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, कुछ चेंजेस नहीं आएगा इसमें, एज इट इज ही रहने वाला है। ठीक है, जब भी आप इसे रिफ्रेश को क्लिक करोगे ना, वापस आपका जो पेज है वो रीलोड हो जाएगा, एंड जो भी आपने एंटर किया होगा वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। अभी जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फॉर्म का मेथड नहीं डाला है, तो यहाँ पे गेट मेथड यूज किया जा रहा है। तो ये जो गेट मेथड यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे रेडियो बटन बनाया है, और मैंने नेम इज इक्वल्स टू जेंडर, अभी मैंने दोनों में सेम ही नेम रखा है। वैल्यू में मैंने मेल दिया है। अब अगर आप इस वैल्यू को हटा दोगे ना, तभी भी आपका ये मेल जो है वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। एंड फिर फीमेल दिया है। अब आप इन दोनों में से कोई एक ही चॉइस कर सकते हो, या मेल सिलेक्ट कर सकते हो या फीमेल सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ये सर्कल में रहता है। मैं जैसे ही मेल सिलेक्ट कर रही हूँ फीमेल हट जा रहा है, फीमेल सिलेक्ट कर रही हूँ मेल हट जा रहा है। सो इट अलाउज ओनली वन सिलेक्शन आउट ऑफ द मल्टीपल सिलेक्शन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। ओके, अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो है चेक बॉक्स। अभी चेक बॉक्स जो रहता है वो मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे हिंदी भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, मराठी भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था, अगर आपने ध्यान दिया तो इंग्लिश बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था। कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ये कौन सा एट्रीब्यूट हमने यूज किया था? अगर आपने बताया कि हम लोगों ने चेक्ड एट्रीब्यूट यूज किया था, सो यस यू आर करेक्ट। मैंने जैसे बताया था अगर हम यहाँ पे चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या आता है, चेक्ड आता है। मैं आपको रिफ्रेश करके वापस बता देती हूँ। एज यू कैन सी ये आपका जो इंग्लिश है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मैं मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकती हूँ। आप देख सकते हो मैं मराठी भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, हिंदी भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, बट मेल या फीमेल में से मैं एक ही चीज सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट है, जिसे मैंने वैल्यू दे रखा है सेंड का। तो आप देख सकते हो सबमिट की जगह यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस वैल्यू इज इक्वल्स टू सेंड को हटा देती हूँ ना, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट ही आ जाएगा। ठीक है, सबमिट आ गया। ठीक है, उसके बाद सेम रीसेट है। रीसेट को अगर मैं डालती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ABCD कुछ भी टाइप किया, एंड देन अगर मैं क्लियर को दबाती हूँ आपका पूरा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यही काम करता है रीसेट भी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर डेटा लिखती हूँ, कुछ भी पासवर्ड लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, एंड मैंने सबमिट को क्लिक किया, तो ओके 1 सेकेंड दिया। आई गेस वहां कुछ जो हमारा पाथ है उसका प्रॉब्लम था, इसलिए वो वैसा दिखा रहा था। बट यहाँ पे अभी मैंने पाथ चेंज कर दिया एंड करेक्ट पाथ मैंने लिखा है। आई गेस कुछ इन्वर्टेड कॉमास का इशू था, इसलिए वहां पे नॉट फाउंड करके एरर दिखाया। यहाँ पे आई हैव चेंज द पाथ टू विकिपीडिया। मतलब अगर मैं फॉर्म को सबमिट करती हूँ तो मेरा जो फॉर्म है वो कहाँ पे जाके, मेरा जो पेज है वो मुझे कहाँ पे जाके नेविगेट हो जाएगा, विकिपीडिया पे। ठीक है, वंस आई एज आई क्लिक ऑन सबमिट, एज यू कैन सी आप रीडायरेक्ट हो जाओगे विकिपीडिया के पेज पे। सो दिस इज व्हाट योर एक्शन डज। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो वहां पे आप क्या हो जाओगे, नेविगेट हो जाओगे। आई होप आपको मैंने जो भी दिखाया समझाया वो सब आपको क्लियर होगा। एंड मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, HTML चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पढ़ तो लिया कि ठीक है जो हमारा रेडियो होता है वो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए यूजफुल होता है, एंड चेकबॉक्स मल्टीपल, बट अनटिल एंड अनलेस आप करके नहीं देखते हो आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, सो प्लीज प्लीज आप ये जरूर ट्राई कीजिए अपने घर पर भी। ओके
अब जो नेक्स्ट टैग हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका सिलेक्ट टैग। अब सिलेक्ट टैग जो है वो आपके कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही ये एक 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, बट 12th के बोर्ड एग्जाम्स में प्रोग्राम्स में आज भी ये टॉपिक आपसे कभी कभी पूछा जाता है। आपको डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि सिलेक्ट टैग यूज़ करना है करके, आपको प्रोग्राम में बोला जाता है कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। और ये 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है तो लोग रिवाइज नहीं करते हैं एंड भूल जाते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट करनी है तो एग्जैक्टली आपको क्या टैग यूज़ करना है। तो इसलिए जो आपका सिलेक्ट टैग है उसे अभी भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो सिलेक्ट टैग है वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट का क्या मतलब होता है कि आपके सामने एक लिस्ट रहती है, जैसे आप उसे स्क्रॉल करोगे ना, आपके जो भी ऑप्शंस है उस लिस्ट के वो आपको दिखते हैं एंड देन आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। और आपका ये जो सिलेक्ट टैग है वो एक पेड टैग है, इसका मतलब हम इसे एंडिंग देते हैं, ठीक है। इसका क्लोजिंग भी डिस्प्ले किया जाता है। देन वी हैव कि एट्रीब्यूट्स क्या है आपके सिलेक्ट टैग के। तो जैसे हमने इनपुट टैग के भी इसमें देखा था कि आप सभी को नेम प्रोवाइड करते हो एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए, वैसे ही आप सिलेक्ट टैग में भी नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद वी हैव मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने सिलेक्ट टैग के बाजू में मल्टीपल करके एक एट्रीब्यूट डाल दिया तो आप मोर देन वन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यूजर अलाउज यूजर्स टू सिलेक्ट मोर देन वन वैल्यू। देन वी हैव साइज। यहाँ पे साइज जो है आपका वो आपका हाइट या विड्थ नहीं बताती है, वो बताती है कि कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट आपके स्क्रीन के सामने प्रेजेंट किए जाने चाहिए। अब जब मैं आपको प्रैक्टिकली सिलेक्ट टैग को एग्जीक्यूट करके बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि ये साइज एट्रीब्यूट एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन टैग। अब ये जो ऑप्शन टैग है वो सिलेक्ट टैग के अंदर ही लिखा जाता है, मतलब सिलेक्ट टैग इंक्लोजेस ऑप्शन टैग, ठीक है। आप जो भी अपने सिलेक्ट टैग में अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में कंटेंट्स दिखाना चाहते हो, ऑप्शंस दिखाना चाहते हो ना, वो आप ऑप्शन टैग के अंदर लिखते हो। और आपका ये जो ऑप्शन टैग है ना वो भी पेड टैग है, ठीक है। और एट्रीब्यूट क्या है आपके ऑप्शन टैग की? सिलेक्टेड एट्रीब्यूट है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग रेडियो में या चेक बॉक्स में चेक्ड एट्रीब्यूट करके यूज़ करते थे जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन होता था, ठीक है, जिसमें वैसे ही अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई एक ऑप्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रखना है तो आप क्या करते हो, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो। ऑप्शन में एक और एट्रीब्यूट है वैल्यू करके, आपने रेडियो चेक बॉक्स वगैरह में भी वैल्यू एट्रीब्यूट देखा होगा। जो आपका ऑप्शन है आप उसे वैल्यू एट्रीब्यूट में भी लिख सकते हो, मतलब आपका जो ऑप्शन का नेम है जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि ये सिलेक्ट टैग कैसे फंक्शन करता है। अभी आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे मैंने कोड लिख के रखा है सिलेक्ट टैग का एंड राइट साइड पे उसका आउटपुट है। आप देख सकते हो मैंने एक नोटबुक्स कंप्लीटेड करके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया है जिसमें मैंने क्या किया है, सिलेक्ट टैग का यूज़ किया। आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट टैग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और मैंने क्या किया है, मल्टीपल अलाउड किया है। इसका मतलब मैं मोर देन वन सिलेक्शन कर सकती हूँ, ठीक है। अब साइज 5 है, इसका मतलब क्या होता है, अभी आप देख सकते हो आपके सामने कितने ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट आए, स्क्रीन के ऊपर 5 ऑप्शंस आए। अब अगर मैं इस साइज़ को कर देती हूँ 2 एंड मैं पेज को रिफ़्रेश कर देती हूँ तो आप देख सकते हो आपके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो यही होता है आपका साइज़ टैग। ये आपका हाइट या विड्थ स्पेसिफाई नहीं करेगा, आपके सामने कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो बताएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 4 किया एंड तो यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया तो आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट और बाकी का 5th ऑप्शन आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे आपको कहा कि आपको जो भी आपके लिस्ट के आइटम्स रहते हैं वो दिखाने रहते हैं तो आप वो ऑप्शन टैग करके यूज़ करते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन टैग यूज़ किया है एंड ऑप्शन टैग भी पेड टैग है, ठीक है। तो आप ऑप्शन टैग के बीच में आपका जो वैल्यू है वैल्यू है वो लिखोगे। जैसे यहाँ पे मुझे इंग्लिश डिस्प्ले करना था तो मैंने ऑप्शन टैग के बीच में क्या लिखा है, इंग्लिश लिखा है जो यहाँ पे दिख रहा है। अब मैंने ऑप्शन टैग का आपको एक एट्रीब्यूट बताया था जो कि है सिलेक्टेड, तो ये सिलेक्टेड मतलब क्या, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड रहेगा। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, सिलेक्टेड है, ठीक है। आपका ऑप्शन टैग भी पेड टैग है, ठीक है। उसके बाद मैं मल्टीपल बता दूं तो मल्टीपल मतलब आप मोर देन वन सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ हिंदी सिलेक्ट किया तो मैं साथ में मैथ्स और मराठी भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। प्लीज़ रिमेंबर मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए हमें कंट्रोल की का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा मुझे मैथ्स मराठी और IT सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल की प्रेस करके मैथ्स मराठी और IT सिलेक्ट करूँगी। आप देख सकते हो मैं तीनों एक साथ सिलेक्ट कर सकती हूँ,
ठीक है। वहीं अगर अब मैं मल्टीपल एट्रीब्यूट को हटा देती हूँ एंड देन सेव करके अपने पेज को रिफ़्रेश करती हूँ, तो भले मैं कंट्रोल की प्रेस करके सिलेक्शन करूँ, मैं मल्टीपल नहीं सिलेक्ट कर पा रही हूँ। ठीक है, तो बस यही याद रखना, अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है, वैसे ईमेल और जो हम आगे देखेंगे उसमें भी अगर आपको कहीं पर भी मल्टीपल सिलेक्शन करना रहता है तो आपको कंट्रोल की का यूज़ करना रहता है। ठीक है, तो ये था आपका सिलेक्ट टैग। जब भी आपको बोलते हैं एग्जामिनेशन में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है तो आपको क्या यूज़ करना है, सिलेक्ट टैग यूज़ करना है। ठीक, अब जो हम लास्ट टैग पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक से, वो है आपका टेक्स्ट एरिया वाला टैग। अभी ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा तो नहीं जाता है, बट सेफ साइड के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट एरिया टैग क्या होता है। और ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत ईजी है। अभी आपने देखा होगा जब भी आपको कोई डिजिटल फॉर्म्स आते हैं, जब भी आपको कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह रहती है, आपको कमेंट्स लिखने रहते हैं किसी से रिलेटेड, या रिव्यूज़ लिखने रहते हैं, फिल्म का रिव्यू कैसा लगा आपको, या आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एड्रेस लिखना रहता है, उस टाइम पे जो आपको टेक्स्ट बॉक्स दिया रहता है ना, वो काफ़ी बड़ा रहता है, काफ़ी हाइटेड भी रहता है और विड्थ में भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने, आपको याद होगा हमने एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स देखा है, एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट बॉक्स देखा है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ये टेक्स्ट एरिया भी एक टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, लेकिन मल्टीपल लाइंस के लिए। अगर आपको एड्रेस, रिव्यूज़, कमेंट्स जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें टाइप करनी रहती है ना, तब यूजुअली हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये आपका ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स रहता है जो 1 लाइन का रहता है, और अगर आपका टेक्स्ट एरिया देखोगे ना तो ये इतना लंबा ऐसा रहता है, मतलब यूजुअली काफ़ी बड़ा रहता है आपका टेक्स्ट बॉक्स जो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स देखें तो पहला है हमारा नेम टैग, जो आप स्पेसिफाई कर सकते हो नेम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोज और कॉलम्स। अभी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू नोट ओवर हियर कि यहाँ पे आपके पास विड्थ या हाइट ऐसा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे रोज या कॉल्स रहता है। ठीक है, रोज का क्या मतलब होता है, इट विल डिफाइन द नंबर ऑफ लाइंस इन द टेक्स्ट एरिया। अभी आपको पता है कि रोज क्या रहता है, हॉरिजॉन्टली रहता है। आपकी जो रोज रहता है वो कैसे रहता है, हॉरिजॉन्टली रहता है। तो अगर आपने रोज को 2 रखा तो आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो इधर तक रहेगा। ठीक है, फिर अगर आप रोज को 3 कर देते हो तो आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो इधर तक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो आपका रोज रहता है ना, वो क्या इंक्रीज करता है, आपकी हाइट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये वर्टिकली इंक्रीज होके जाता है। अभी बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि रोज हमारे हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो लोग समझते हैं कि जब हम लोग रोज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा विड्थ इंक्रीज होगा। नहीं, आप जब रोज को इंक्रीज कर रहे हो तो आप ये इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भले ही इंक्रीज कर रहे हो, बट इंक्रीज क्या होएगा, आपका हाइट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स होगा। जब अब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कॉलम्स। ठीक है, जो हम लोग जैसे कॉल्स करके लिखते हैं, अभी जो आपका कॉल्स वाला एट्रीब्यूट रहता है ना, वो आपकी विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स को इंक्रीज करता है, मतलब विड्थ ऑफ द टेक्स्ट एरिया को इंक्रीज करता है। अभी आपके मन में डाउट होगा कि कैसे। अभी देखो, ये आपका एक टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, कॉलम्स ये रहते हैं, ये एक कॉलम रहा तो आपका जो टेक्स्ट एरिया रहेगा वो सिर्फ इतना सा रहेगा। अब आपने 2 कॉलम अलाउ किए तो आपका टेक्स्ट एरिया कितना हो गया, इतना रह गया। तो क्या इंक्रीज हुआ, आपका विड्थ इंक्रीज हुआ ना। भले ही आपके जो कॉलम है वो वर्टिकल है, बट आप जब नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करोगे, आप अपने एक पेपर लेके भी देख सकते हो, आप जब रोज इंक्रीज करोगे ना, नंबर ऑफ रोज, तब आपका क्या बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा। और जब आप नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करोगे ना, तब आपका विड्थ बढ़ेगा। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है वो है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ मतलब जो हमने टेक्स्ट एरिया में भी देखा था, टेक्स्ट बॉक्स में भी देखा था। मैक्स लेंथ का क्या होता है कंसेप्ट, कि आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा एंटर कर सकते हो। अभी प्लेस होल्डर, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी कभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो ना, तो जो वो फील्ड रहता है ना, उसके अंदर लिखा रहता है कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू फिल ओवर योर। ठीक है, तो ये होता है प्लेस होल्डर। ये एक शॉर्ट हिंट देता है। आप अभी जब भी एडवांस वेब डिजाइनिंग पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से समझेगा ये प्लेस होल्डर क्या होता है। ये प्लेस होल्डर एक छोटी सी हिंट देता है कि क्या यूजर को इस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर करना चाहिए। देन वी हैव रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है कि ये रिक्वायर्ड जो रहता है और ये जो प्लेस होल्डर है, ये सिर्फ टेक्स्ट एरिया के ही एट्रीब्यूट्स नहीं है।
ठीक है, अभी जब हम एडवांस वेब डिजाइनिंग चैप्टर शुरू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड है क्या। रिक्वायर्ड मतलब क्या होगा, ये आप किसी भी एक्चुअली कंट्रोल टैग के साथ डाल सकते हो। ठीक है, रिक्वायर्ड मतलब क्या कि जब तक आप उस फील्ड को फिल नहीं करोगे ना, तब तक आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। या आप टेक्स्ट के लिए रख सकते हो या पासवर्ड के लिए रख सकते हो, किसी भी कंट्रोल के लिए रख सकते हो। ठीक है, अभी आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो आप एड्रेस, कमेंट्स, रिव्यूज के लिए यूज कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। एंड प्लीज नोट कि आपका जो टेक्स्ट एरिया टैग है वो एक पेड टैग है, इसका आपको एंडिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ टेक्स्ट एरिया कैसा दिखता है। आपके सामने अगेन लेफ्ट साइड पे कोड है, राइट साइड पे उसका आउटपुट है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट करके रखा है एंड टेक्स्ट एरिया भी क्रिएट करके रखा है, सो दैट यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ देम वेरी इजीली। अभी आप देख सकते हो मैंने टेक्स्ट एरिया में जो टैग शुरू किया है, मैंने रोज 3 डाले। अब अगर मैं इस रोज को क्या कर देती हूँ, 5 या 7 कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे 7 कर दिया। अब क्या इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगा, देख सकते हो हाइट इंक्रीज हो गया, राइट, क्योंकि आपके ऐसे करके रोज इंक्रीज हुए ना, तो हाइट इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं वही टेक्स्ट एरिया के रोज को 1 कर देती हूँ तो आपका हाइट बहुत छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, तो रोज क्या इंक्रीज करता है, रोज आपके हाइट ऑफ द टेक्स्ट एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब अगर मैंने कॉलम्स मेरे पहले 10 थे, अब मैंने कॉलम्स को 20 कर दिया है, तो आपका विड्थ इंक्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हो आपका जो कॉलम का विड्थ है, सॉरी टेक्स्ट एरिया का विड्थ है, वो इंक्रीज होते चला जा रहा है। अभी ये मैंने 200 कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर मैं जब कर रही हूँ ना तो कुछ दिखा रहा है, आप देख सकते हो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड करके दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाल के रखा है। मैंने आपको बोला था ना, आप अगर इसे फिल नहीं करोगे ना, मैं सबमिट को क्लिक कर रही हूँ टेक्स्ट एरिया को फिल किए बिना, तो ये जाएगा ही नहीं, सबमिट ही नहीं होगा। प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाला है। आप इसे टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी डाल सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये आपको सिर्फ टेक्स्ट एरिया के लिए डालना है, या आप किसी भी फील्ड के लिए डाल सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने इसको टेक्स्ट बॉक्स के लिए डाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये भले मैंने नहीं डाला तो चलेगा, अब ये मैं डालूंगी नहीं ना तो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, तो आप किसी के लिए भी उसे डाल सकते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि हम ये टेक्स्ट बॉक्स को भी तो इतना बड़ा कर सकते हैं ना साइज एट्रीब्यूट से, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये साइज मेरा 20 था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 50 कर दिया। तो आप देखोगे कि आपका सिर्फ विड्थ इंक्रीज होगा, सिर्फ 1 लाइन टेक्स्ट बॉक्स ही, आपका हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भले आपको चाहिए तो आप 100 भी करके देख सकते हो, सिर्फ विड्थ इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये टेक्स्ट बॉक्स जो है सिर्फ 1 लाइन के लिए ही आप यूज कर सकते हो। ओके, अभी टेक्स्ट एरिया में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर करके एंटर योर एड्रेस करके कुछ लिखा है, और ये इसके अंदर ही है, इसके बाहर नहीं है, इसके जैसा नहीं है, इसके अंदर ही है। ये कैसे आया, ये प्लेस होल्डर के जरिए आया। प्लेस होल्डर में मैं जो भी लिखती हूँ, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एंटर योर एड्रेस की जगह पर कुछ और लिख के दिखाती हूँ आपको यहाँ पर, तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये कमेंट्स आया। ठीक है, ये आपको नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कमेंट्स लिख के आया। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट हिंट मिल रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली आपसे मांगा जा रहा है, मतलब जो आपका इनपुट जो आपसे ले रहा है, फॉर्म जिसने आपको भेजा है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आप इस एरिया में क्या लिखो। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द वर्क ऑफ प्लेस होल्डर। आप प्लेस होल्डर टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखाती हूँ। आ गया नेम यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्लेस होल्डर के लिए भी, आप जो प्लेस होल्डर है अगेन वो भी आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। और आपका जो टेक्स्ट एरिया वाला टैग है वो आपका क्लोजिंग टैग है, मतलब पेयर टैग है, तो इसको आपको क्लोज भी करना रहता है। तो आई होप आपको यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के सारे एट्रीब्यूट्स रोज समझ में आया होगा कि रोज आपका हाइट इंक्रीज करता है, कॉल्स आपका विड्थ इंक्रीज करता है, और आप दोनों के बीच में टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया के बीच में डिफ्रेंशिएट भी करते पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो भी इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टैग्स थे जो आपको अभी भी पता होने चाहिए, वो कंप्लीट होते हैं।
So with this, we have covered all the important topics of the impressive web designing chapter that will form a base of your advanced web designing. I hope आपको हर एक topic अच्छे तरह से समझा होगा. If you have any of the query in any of the topic that is discussed in the video, do let me know in the comment section below. और आज जो भी मैंने कोडिंग की है उसका भी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप उसे रेफर कर सकते हो. घर पे भी ट्राई करना आपको सारे आउटपुट अच्छे तरह से आ रहे हैं या नहीं. बार बार रिपीट कर रही हूँ, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकली इस चैप्टर को एग्जीक्यूट करके देखेंगे उतनी ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी चीजें. Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye bye, take care.